टेररिस्ट को देखेंगे वो कौन होते हैं। उसके बाद फिर हम सीरियन क्राइसिस को देख लेंगे, पाकिस्तान में डोमेस्टिक इशू को देख लेंगे जो टेररिज्म का इशू है। मॉडर्न वॉरफेयर को देख लेंगे, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर को देख लेंगे। और इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा जो करंट इशू में अगर टाइम मिल गया हमें तो हम देख लेंगे थोड़ा सा पैलेस्टाइन इशू को, अगर हमें टाइम थोड़ा सा मिल गया। और सिविल वॉर्स को देख लेंगे, कैसे बिग स्टेट इनिशिएट करती हैं एक मुल्क में, और उसके डिफरेंट जो इफेक्ट्स होते हैं एक स्टेट में, और कैसे एक सिविल वॉर इंटरनेशनल इशू बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम करंट इशू आखिर में कर लेंगे। सो पहले थोड़ा सा हम रिकग्निशन को देख लेते हैं, और फिर आखिर में जो है करंट इश्यूज आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सो रिकग्निशन ऑफ स्टेट से पहले, लिखने से पहले हम जरा रिकग्निशन की पहले डेफिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन रिकग्निशन की पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ओपन हैम की डेफिनेशन है OPPENHEIM। OPPENHEIM, ओपन हैम। लिखिएगा, इन रिकग्नाइजिंग अ स्टेट as a member of international community, the existing state declare that in their opinion, the existing state declare that in their opinion, the new state fulfills the conditions of statehood, STATEHOOD, statehood। ये डेफिनेशन ओपन हैम की है, OPPENHEIM। ठीक है, डेफिनेशन बेसिकली ओपिनियंस होते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में कल पढ़ा था जूरिस्टिक उसका। तो जूरिस्टिक व्यू हमने देखा था, तो ये एक जूरिस्टिक व्यू आप समझ लें कि ओपन हैम का ये व्यू है कि रिकग्निशन किस चीज़ को कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़रा आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि जो आज का हम लेक्चर पढ़ रहे हैं और रिकग्निशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, काइंडली जहन में रखिएगा। 2017 में से क्वेश्चन भी आया हुआ है कि, और काइंडली मुझे स्टूडेंट्स ने, और स्पेशली फिजा आपने काइंडली ये पेश कर दी जाने साथ साथ चीज़ें इसी तरह हर क्लास में जैसे आप कर रही थी पेश करते रहना है। और क्लास मुझे आज आपने याद कराना है कि हमने टाइम निकालना है और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है पास पेपर से, सो दैट आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह का पेपर आ रहा होता है। अदरवाइज वैसे डिटेल तो मैंने कहा कि लास्ट क्लास हमारी होगी, उसमें हम पूरा डिटेल में 1 घंटे का लेक्चर या पौने घंटे का होगा कि कैसे आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करना है। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दूँ कि पेपर बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं आता, आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका नहीं आता। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने का और समझने का तरीका बता दूंगा, सो दैट जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर देखें तो आप फौरन उसको गेस कर लेंगे वो क्या पूछ रहा है। तो नॉर्मली उसके लिए स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि टेक्निकल पेपर होता है, तो वो आज हम देखते हैं कि वो टेक्निकल क्या चीज़ होती है। वो दरअसल सीधी चीज़ होती है, सिंपल सी, और आप लोगों को पता नहीं होता कि आपने पेपर को कैसे पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। अगर आपको ये समझ आ जाए कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, तो आपको कभी किसी भी क्वेश्चन पेपर में इशू नहीं होगा कि वो क्या चीज़ पूछ रहा है और आपने लिखना क्या। तो आज प्लीज़ मुझे लाजमी याद कराइएगा कि जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो तो हम आखिर में एक क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करें। तो ये आपकी ड्यूटी है, प्लीज मुझे रिमाइंड करवाना है आपने, ठीक है। जैसे रिकग्निशन ऑफ इंडिविजुअल्स में पढ़ा लूंगा, सीरिया का इशू वगैरह, तो उसके बाद आखिर में क्लास के एंड में हम टाइम हुआ तो हम कर लेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। अच्छा, अब लिखिए जी, अब हम रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स करने लगे हैं, ठीक हो गया। हेडिंग आपकी होगी रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स। लिखिए जी, सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड लिखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि रेफरेंस से आपके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं आप लोगों को। अगर आप चाहें तो आप ऐसे रेफरेंस बगैर भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आप रेफरेंस लिखें कि आपने जो चीज़ लिखी है वो कहाँ से लिखी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रेफरेंस लाजमी लिखवाता होता हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ मॉन्टे वीडियो कन्वेंशन, MONTEVIDEO, ये इकट्ठा लिखा जाएगा, मॉन्टे वीडियो कन्वेंशन 1933।
Following are the essential elements. Number one, a government, a government. Second, a permanent population, a permanent population. Third, a definite territory, a definite territory. And fourth is capacity to enter into relations with other states. Capacity to enter into relations with other states. Capacity to enter into relations with other states. अच्छा, अब सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट्स आपके जहन में होने चाहिए, और आप लोगों को एसेंशियल एलिमेंट्स का आइडिया भी होगा जो मैंने भी लिखवाए हैं। लेकिन इशू ये है कि आप लोगों ने, आज हम इनको देखेंगे कि इनको प्रैक्टिकली कैसे मैनिपुलेट करती हैं बिग स्टेट्स, ठीक हो गया, कैसे इनको यूज किया जाता है। तो इन एलिमेंट्स को सामने रख के हम करंट इश्यूज को लाजमी आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आ जाए जी, लिखिए जरा, थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन। थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन। साकिब, आपका कोई क्वेश्चन है? साकिब का कोई क्वेश्चन है? सलार, ऐसा है कि जो फोर्थ पॉइंट है, वो जो अभी जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये हम देखेंगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको मॉन्टेविडियो कन्वेंशन प्रेफर करता है सॉवरेनिटी से। मतलब ये समझ लें कि जो सॉवरेनिटी है वो दरअसल इससे ज्यादा ब्रॉडर टर्म ये यूज करती है, कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स। तो ये दरअसल सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सॉवरेनिटी से ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आज जब हम करंट इश्यूज देखेंगे तो आप देखेंगे कि सॉवरेनिटी से ज्यादा मायने ये रखता है, और सॉवरेनिटी इसके अंदर ही आती है। कैपेसिटी टू एंटर रिलेशन विद अदर स्टेट्स जो है दरअसल सॉवरेनिटी में ही फॉल करती है। ठीक हो गया? सही है। फिजा, आपके भी क्वेश्चन का यही रिप्लाई है, ठीक हो गया? हाँ, फिजा डिस्कनेक्ट हो गई थी, चले मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने फिर जल्दी से पेश करना है। सबसे पहला है अ परमानेंट पॉपुलेशन, सेकंड है अ डेफिनेट टेरिटरी, थर्ड है अ गवर्नमेंट, एंड फोर्थ इज कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। जी जी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ Montevideo Convention, MONTEVIDEO, Montevideo Convention 1933। ये फिजा भी पेश कर देंगी। ये चले, हारून ने पेश कर दिया है, गुड। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, ये हारून ने पेश कर दिया, काइंडली इसको देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं जी, लिखिए जरा हेडिंग जल्दी से, थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन। हेडिंग दीजिएगा, थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन। पहली है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, एंड सेकंड इज डिक्लेरेटरी थ्योरी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि जो आपका वो है रिकग्निशन का जो टॉपिक है, और 2017 में मैंने बताना चाहता पर स्किप हो गया कि 2017 में 18 में पेपर का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इट इज जो है ना, इट इज नॉट अ लॉ। ठीक है, ये जो रिकग्निशन आज हम पढ़ रहे हैं, ये दरअसल प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स है। मतलब स्टेट इसको एज अ प्रैक्टिस फॉलो करती है। जो भी हम पढ़ेंगे, कुछ स्टेट एक को फॉलो करेंगी, कुछ स्टेट दूसरे को फॉलो करेंगी। ठीक हो गया? सो मतलब दूसरे व्यू को फॉलो करेंगी। तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये जो है रिकग्निशन का टॉपिक, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टेट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी भी हैं, अगर दूसरी स्टेट का नहीं दिल, तो वो उसको रिकग्नाइज नहीं करेगी, क्योंकि इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन स्टेट्स कि वो उसको रिकग्नाइज करे। तो जो हम आज पढ़ रहे हैं, इट इट डिपेंड्स अपॉन
इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट्स है। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि अगर वो थोड़ा सा इस तरह लिखता है कि इट इज बेस्ड ऑन इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट्स, तो इस पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि आप उस पर एग्री करेंगे कि यस इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस है। वो इनकंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि इट इज नॉट लॉ कि सब यूनिफॉर्म हो कि जी ऐसे करना है। ठीक है। सो इट इज नॉट लॉ, बल्कि इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस हैं। अच्छा। अच्छा ओके, ऐसे कर लें बस। अभी फिजा आ गई है, वो ऑफलाइन हो गई थी, फिजा ही करेंगी नवी। फिजा पेश कर देंगी, लेकिन जहाँ पे फिजा ऑफलाइन हो गई तो वहां पे फिर हारून कर देगा। ठीक हो गया। अदरवाइज फिजा ही क्लास में पेश करेंगी, डोंट वरी। अच्छा, अब जरा लिखिएगा थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन। थ्योरीज को समझने के लिए एक बात आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए कि थ्योरीज का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि एक ठीक है और दूसरा गलत है। ठीक है। थ्योरीज का मतलब होता है कि इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल, एक किसी एक थ्योरी को फॉलो कर रहा होता है, दूसरा किसी और थ्योरी को फॉलो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स कहता है कि ग्लास आधा खाली है और दूसरा कहता है आधा भरा हुआ है, तो इसमें दोनों गलत नहीं है, दोनों अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बता रहे हैं। ठीक है। सो थ्योरी का हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लेटर ऑन के दोनों थ्योरीज अपनी अपनी जगह पर ठीक होंगी, इसमें कोई गलत नहीं होगा। नंबर वन। दूसरा, इंटरनेशनल लॉ में आपको ये बड़ा बेनिफिट है कि थ्योरीज जो है वो बड़ी शॉर्ट शॉर्ट सी होती है, एक आध पैराग्राफ की होती है, उसमें कोई इतनी डिटेल नहीं लिखनी होती है। ठीक हो गया। अब जरा लिखते हैं जी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी लिखिएगा। स्टेट्स गेट राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ। States get rights and duties under international law when they are recognized by other states. When they are recognized by other states. ये मेन क्रक्स है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी का। ठीक हो गया। अभी जो दूसरा और तीसरा पॉइंट लिखवाऊंगा वो पॉइंट्स दरअसल इसी थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं उनके अपने व्यूज हैं। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा। इट इज द लीगल ड्यूटी ऑफ स्टेट। इट इज द लीगल ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रिकॉग्नाइज अ स्टेट टू रिकॉग्नाइज अ स्टेट which possesses the which possesses the attributes which possesses the attributes of statehood, which possesses the attributes of statehood. Third point, when a state recognizes another state, when a state recognizes another state, some legal effects, some legal effects, ब्रैकेट में लिखिएगा राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज, ensure to ensure to arise out of it, ensure to arise out of it, that is said to be of that is said to be of constitutive nature, that is said to be of constitutive nature. अच्छा, अब थोड़ी सी आप लाइंस दो तीन छोड़कर मैं इसमें थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा चीजें। नेक्स्ट थ्योरी लिख ले, डिक्लेरेटरी थ्योरी। तीन चार लाइन छोड़ दें, अगर कोई चीज आपकी नोट्स में आपने बाद में ऐड करनी हो तो लिख सकें। सेकंड थ्योरी पे आ जाए, डिक्लेरेटरी थ्योरी। फिर कॉन्स्टिट्यूटिव पोस्ट कर दीजिएगा। अब आ जाइए डिक्लेरेटरी थ्योरी। देखिए, स्टेट्स गेट्स राइट्स एंड ड्यूटीज, states gets rights and duties under international law when they possesses the attributes
of statehood, when they possesses the attributes of statehood. And recognition is not a condition precedent. And recognition is not a condition precedent for getting rights and duties. For getting rights and duties. In fact, recognition is mere declaration. In fact, recognition is mere declaration. नेक्स्ट लिखिएगा, अगेन अब जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो इस थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं उनका है। ठीक हो गया, ये मेन पार्ट ऑफ थ्योरी सिर्फ पहला पोर्शन था। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी, प्रोपोनेंट्स लिखते हैं या सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी से मतलब डिक्लेरेटरी थ्योरी, recognition depends upon discretion. Recognition depends upon discretion and sweet will of the states. Sweet will of the states. Third point, according to Soviet view, birth of the state is a matter of domestic law rather than international law. Birth of the state is a matter of domestic law rather than international law. अच्छा, अब जरा थोड़ा दोनों थ्योरीज को समझते हैं। ये मैं ये कुछ लिख के भेज रहा हूँ, ये जरा काइंडली देख लीजिएगा। अब जरा हम देखते हैं, इस चीज को जरा समझना है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और डिक्लेरेटरी थ्योरी का। ठीक हो कि ये है क्या? सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि आज हमारा जो टॉपिक है, हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी रिकग्निशन की। रिकग्निशन हमारा टॉपिक है, और फिर हम रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स पे फर्स्ट टॉपिक पे फर्स्ट टाइप पर आ गए, रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स। इसमें हमने सबसे पहले स्टेट और एलिमेंट्स देखे, और अब हम थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन पे आ रहे हैं। थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन दो है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी एंड डिक्लेरेटरी थ्योरी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी पे अगर आप देखें, ये मैंने थोड़ा नीचे सिंबल नीचे मैंने चैट बॉक्स में कुछ किया, अगर आप लोग फोकस करें, CT स्टैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, RD स्टैंड फॉर राइट्स एंड ड्यूटीज, और आगे रिकग्निशन है। एंड सिमिलरली डिक्लेरेटरी थ्योरी, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड स्टेट और एलिमेंट्स। अब जरा अगर आप चैट बॉक्स में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा
कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहती है कि स्टेट्स गेट्स राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ व्हेन दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट्स। सिंपल सी बात कि एक स्टेट्स के राइट्स एंड ड्यूटीज इंटरनेशनल, अब इंटरनेशनल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं? इंटरनेशनल राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं जो स्टेट्स की, फॉर एग्जांपल हम देख लें, स्टेट्स के ट्रेड करना, स्टेट का ट्रीटी करना, स्टेट की डिप्लोमेटिक टाइज डेवलप करना, स्टेट के एक दूसरे मुल्क के साथ एम्बेसीज खोलना वगैरह वगैरह, ये सब एक स्टेट्स के इंटरनेशनल राइट्स हैं। ठीक हो गया? सो एक स्टेट के इंटरनेशनल राइट्स या ड्यूटीज कब डेवलप होती हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव कहते हैं जब उसको बाकी स्टेट्स रिकॉग्नाइज करती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, जिस तरह पाकिस्तान ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया तो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज आपस में डेवलप हो गए, दोनों ने आपस में ट्रेड स्टार्ट कर दिया, आपस में ट्रीटी स्टार्ट कर दिया, सो ऑन। डिक्लेरेटरी कहते हैं नो, ऐसा नहीं है। डिक्लेरेटरी कहते हैं कि एक स्टेट्स के राइट्स एंड ड्यूटीज, अब से आज के लेक्चर में जब भी मैं वर्ड राइट्स एंड ड्यूटीज बोलूंगा तो आप उससे जहन में रख लीजिएगा कि मेरा कहने का मतलब है ट्रेड करना, स्टेट की ट्रेड कर सकती है, स्टेट ट्रीटी कर सकती है, स्टेट ये उसके डिप्लोमेटिक टाइज डेवलप कर सकती है, ये उसके इंटरनेशनल राइट्स हैं। सो डिक्लेरेटरी कहते हैं कि एक स्टेट की इंटरनेशनल राइट्स या ड्यूटीज उस वक्त डेवलप होती हैं जब वो स्टेटहुड एलिमेंट्स पूरे कर लेती है। उसके स्टेटहुड एलिमेंट्स कहते हैं जो हमने शुरू में पढ़े, अ गवर्नमेंट, a definite territory, a population, and capacity to enter into relations with other states. So दोनों में अगर हम गौर से देखें, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और डिक्लेरेटरी थ्योरी दोनों कह रहे हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज कब मिलते हैं एक स्टेट को, मतलब एक स्टेट के इंटरनेशनल राइट्स या इंटरनेशनल ड्यूटीज कब डेवलप होती हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव कह रहे हैं जब उसको बाकी स्टेट्स रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, सिर्फ फर्क ये है। और डिक्लेरेटरी कहते हैं नो, बल्कि उसको तब मिलते हैं जब वो स्टेट और एलिमेंट्स फुलफिल कर लेती है। सो एम आई क्लियर कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी एंड व्हाट इज डिक्लेरेटिव? अभी मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गया? सेम ही यस? अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूटिव क्या कह रही है और डिक्लेरेटिव, अभी मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, सिर्फ नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट मैं चाह रहा था कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा, ओके, गुड, ओके। अब हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और डिक्लेरेटिव थ्योरी में फर्क सिर्फ इस चीज का आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कह रही है कि राइट्स एंड ड्यूटीज डेवलप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, और डिक्लेरेटरी कह रही है कि राइट्स एंड ड्यूटीज डेवलप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटेनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड। अब कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को मैं बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा अगले टॉपिक में। अभी पहले आ जाते हैं डिक्लेरेटरी थ्योरी पे। डिक्लेरेटरी थ्योरी को अगर हम देखें तो डिक्लेरेटरी थ्योरिस्ट कहते हैं कि एक स्टेट्स के इंटरनेशनल राइट्स या ड्यूटीज डेवलप होते हैं जब उसको बाकी स्टेट्स, जब उसके स्टेट एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं। ठीक हो गया? अब वो एग्जांपल देते हैं चाइना की। 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन आया। मौजा तैन जो था ही वाज रिप्रेजेंटिंग दी पार्टी दैट वाज नेम्ड एज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये बेशक नोट कर लें, पीआरसी। कम्युनिस्ट पार्टी भी उसको कहते थे, लेकिन पीआरसी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो पीआरसी 1949 में रेवोल्यूशन लेकर आ गई इन चाइना अगेंस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो दूसरी पार्टी थी उसका नाम है आरओसी, और उसको हेड कर रहे थे चेंग काई शेक। ठीक हो गया? चेंग काई शेक उसको हेड कर रहे थे और इस पार्टी को हेड कर रहे थे मौजा तैन। अब हुआ ये कि 1949 में जब चाइना में रेवोल्यूशन आया तो 96 टू 98% पॉपुलेशन ने, 96% ऑलमोस्ट आई गेस, इनको पीआरसी को सपोर्ट किया और पीआरसी इक्तदार में आ गई। अब चाइना के साउथ में एक आइलैंड है, किसी को नाम पता है जी? क्या है नाम उसका? यस, एनी आइडिया? किसी स्टूडेंट को आइडिया नहीं है चाइना के साउथ में कौन सा एक आइलैंड है? हांगकांग? नो, ताइवान उसको बोलते हैं। ठीक हो गया? सो ताइवान, जी जी बिल्कुल। उस दौर में ताइवान में ताइवान को फॉर्मोसा कहते थे। ठीक है, उसका नाम फॉर्मोसा था। हुआ ये कि जब 1949 में रेवोल्यूशन आया तो मौजा तैंग की जब पार्टी पीआरसी अगेंस्ट आरओसी रेवोल्यूशन लेके आई, तो जो आरओसी के हेड थे वो फॉर्मोसा में, ताइवान में जाके एग्जाइल में चले गए और वहां से चाइना को रन करना शुरू कर दिया। अब 1949 में तो चाइना आजाद हो गया, लेकिन 1941 49 से लेके 1971 है या 73, वो चेक कर लीजिएगा, तक यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। ठीक हो गया? फिर हेनरी किसिंजर, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ यूएसए, उस दौर में पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने 71 या 73 में चाइना को रिकॉग्नाइज किया, लेट्स से 71 में। सो अब जरा गौर से एक चीज सुनिएगा, 1949 से लेके 1971 तक यूएसए ने चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। सो डिक्लेरेटिव थ्योरिस्ट कहते हैं कि इस टिनोर के दौरान भी चाइना के तमाम राइट्स एंड ड्यूटीज डेवलप थे।
थे कि नहीं थे? चाइना ट्रेड कर रहा था स्टेट के साथ, चाइना ट्रीटीज कर रहा था, चाइना के डिप्लोमेटिक टाइज थे, चाइना की एम्बेसीज थी। तो डिक्लेरेटिव थ्योरीज कहते हैं कि वो क्यों थी, चाइना के राइट्स एंड ड्यूटीज क्यों डेवलप थे? वो इसलिए डेवलप थे क्योंकि चाइना जो है वो उसके स्टेट और एलिमेंट्स पूरे थे। चाइना के पास गवर्नमेंट थी, पॉपुलेशन थी, टेरिटरी थी, कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। सो डिक्लेरेटिव थ्योरीज कहते हैं कि एक स्टेट्स के राइट्स एंड ड्यूटीज डेवलप हो जाते हैं जब उसके स्टेट और एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं। और जो रिकग्निशन वाली बात है जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरीज बात करते हैं, इट इज मेयर डिक्लेरेशन। ये सिर्फ डिक्लेरेशन होती है कि स्टेट्स अनाउंस कर देती है जी आज से हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। इट इज नॉट द कंडीशन फॉर गेटिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। द कंडीशन फॉर गेटिंग इंटरनेशनल राइट्स एंड ड्यूटीज इज व्हेन स्टेट विल अटेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड। तो ये अपने पॉइंट को वो सपोर्ट करते हैं, ये चाइना की एग्जांपल देके डिक्लेरेटिव थ्योरीज। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव में, थोड़ी देर बाद आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, इसी में सब हेडिंग होगी, मतलब मेन पार्ट की रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स हम पढ़ रहे हैं, इसी में सब हेडिंग होगी। लिखिए मोड्स ऑफ रिकग्निशन। मोड्स ऑफ रिकग्निशन। मोड्स ऑफ रिकग्निशन। मोड्स ऑफ रिकग्निशन में जी दो मोड हैं। कल हमने दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। पहला लिखिए डिफैक्टो रिकग्निशन और दूसरा लिखिए डिजोर रिकग्निशन। डिफैक्टो रिकग्निशन और दूसरा है डिजोर रिकग्निशन। पहला लिखिए जी डिफैक्टो रिकग्निशन। डिफैक्टो रिकग्निशन लिखिए। रिकग्नाइजिंग स्टेट grants de facto recognition to a recognized state to a recognized state on the following conditions। on the following conditions। अच्छा, मैंने दो टर्म्स यूज किए हैं, रिकग्नाइज्ड एंड रिकग्नाइजिंग स्टेट। ठीक हो गया, दो टर्म्स यूज किए हैं। मैं जरा एक ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। हाँ, मैं ये फिजा पेश कर देती हैं, मैं सॉरी, ये मैं दोबारा कर रहा हूँ ये एक चीज। अच्छा जी, ये जरा आप देखिएगा, बल्कि थोड़ा सा इसको स्पेस देते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं फिर लिखवाता हूँ पहले थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाए। अच्छा, अब जरा देखिएगा, इसमें लेट्स से ए जैसे पाकिस्तान है, और ए से, ये चैट बॉक्स में आप लोग देखेंगे, ए पाकिस्तान है और उससे बी एक स्टेट अलग होगी, लेट्स से बंगाल जैसे अलग हुआ हमसे। अब सी स्टेट कोई स्टेट है जो बी को रिकॉग्नाइज करना चाह रही है, मतलब बी एक नई स्टेट इमर्ज हुई है तो सी उसको रिकॉग्नाइज करना चाह रही है। सो सी इज अ रिकॉग्नाइजिंग स्टेट, ठीक हो गया, आईएनजी के साथ। और बी इज अ रिकग्नाइज्ड, ईडी के साथ, रिकग्नाइज्ड स्टेट। तो अब मैं बार बार जब वर्ड यूज करूंगा रिकग्नाइजिंग स्टेट या रिकग्नाइज स्टेट, तो आपको पता होना चाहिए कि रिकग्नाइजिंग स्टेट वो स्टेट है जो किसी को रिकग्निशन दे रही होती है, रिकग्निशन ग्रांट कर रही होती है, और जिसको ग्रांट किया जाता है उसको बोलते हैं रिकग्नाइज स्टेट। चलिए हम लिख लेते हैं मोड्स ऑफ रिकग्निशन, फिर हम डायग्राम में बाद में आएंगे। लिखिएगा जरा। पहले मैंने बता दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, recognizing states grant de facto recognition to a recognized state on the following condition: number one, when there is doubt in its stability। when there is doubt in its stability। अब कोई मुझे बताएगा इट्स से मतलब कौन सी स्टेट है? इट्स से मतलब कौन सी स्टेट होगा? दैट इज अ recognized state। गुड, एक्सीलेंट, recognized state, गुड, एक्सीलेंट। ठीक है जी, when there is doubt in its stability। when there is doubt in its stability, पहला पॉइंट। सेकंड, it may be possible that the state recognized
It may be possible that the state recognized may refuse to solve its main problems. May refuse to solve its main problems. Third, it may be possible that the state recognized, थोड़ा मैं स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है प्लीज. It may be possible that the state recognized it may be possible that the state recognized is not willing to fulfill is not willing to fulfill its international obligations. नॉट विलिंग की जगह वैसे ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा यूं लिख लें. इट मे बी पॉसिबल दैट द स्टेट रिकग्नाइज्ड could not that the state recognized could not fulfills its international obligations could not fulfills its international obligations. अब आ जाए जी डिजोर रिकग्निशन. डिजोर रिकग्निशन लिखिएगा. ब्रिटिश प्रैक्टिस शोज दैट, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, हमारे पास टाइम कम है प्लीज. ब्रिटिश प्रैक्टिस shows that there are three conditions for granting de jure recognition. There are three conditions for granting de jure recognition. Number one, reasonable assurance of stability. Reasonable assurance of stability. Second, the government should command the respect of majority of the population of that territory. The government should command the respect of majority of the population of that territory. Third, it should be able and willing. It's a मतलब recognized state. ठीक हो गया? Recognized state should be able and willing to carry out its international obligations. Recognized state should be willing to carry out its international obligations. अब आप अपने नोट्स में एक साइड पे एक बीच में लाइन ड्रॉ करें, एक साइड पे लिख लें डिफेक्टो रिकग्निशन और उसके सामने लिख लें डिजोर रिकग्निशन. दोनों में हम डिफरेंस भी लिख के फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एक साइड पे लिख लें डिफेक्टो रिकग्निशन और दूसरी साइड पे लिख लें डिजोर रिकग्निशन. डिफेक्टो और डिजोर रिकग्निशन. अब पहला पॉइंट मैं डिफेक्टो को बोल रहा हूँ, लिखिए जरा. लिखिए विड्रॉल इज पॉसिबल. विड्रॉल इज पॉसिबल. Withdrawal is possible. और डिजोर का लिखिएगा withdrawal is not possible. Withdrawal is not possible. अब्दुल अभी मैंने सारा लिखवा दिया है, वो आप सिर्फ पॉइंट्स लिख लें, जो आपके रह गए हैं वो फिजा पे पोस्ट कर देंगी. तो मैंने अभी समझाया नहीं है, ठीक हो गया? तो नोट्स आप उधर से लिख लीजिएगा, समझा मैं दूंगा अभी, ठीक हो गया? फिजा भी सारा पोस्ट कर देंगे. अच्छा जी, डिफेक्टो का मैंने पहला लिखवाया विड्रॉल इज पॉसिबल. डिजोर का लिखवाया है विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल. डिफेक्टो का पहला पॉइंट लिखिए इट इज नॉट अ परमानेंट स्टेटस. इट इज नॉट अ परमानेंट स्टेटस. और डिजोर का लिखिए इट इज अ परमानेंट स्टेटस. डिजोर का लिखिएगा इट इज अ परमानेंट स्टेटस. डिफेक्टो का लिखिएगा
डिफेक्टो का लिखिएगा थर्ड पॉइंट, नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स। डिफेक्टो का लिखिएगा, देयर विल बी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन रिकॉग्नाइज्ड and recognizing state. There will be a diplomatic relations between recognized and recognizing state. ठीक है जी, अब जरा समझते हैं ये है क्या। फिजा जल्दी से पोस्ट कर दें, जो लोग हैं वो यहाँ से कॉपी कर लें, और फिर कॉपी करके लिखने नहीं रहना उसको, काइंडली सिर्फ अपने पास कॉपी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लें, बाद में हम इसको समझ लेंगे। प्लीज फिजा इसको पोस्ट कर दीजिएगा जरा। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं मोड्स ऑफ रिकग्निशन। ठीक हो गया। मोड्स ऑफ रिकग्निशन जो है वो हमारे दो हैं। ठीक है, एक चीज रिपीट कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ लिया था रिकग्निशन की डेफिनेशन, देन रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स में हमने सबसे पहले पढ़ लिया मोड्स ऑफ रिकग्निशन, फिर हमने थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी एंड डिक्लेरेटिव थ्योरी। अब हम आ गए मोड्स ऑफ रिकग्निशन पे। मोड्स ऑफ रिकग्निशन में हमने देखा दो मोड्स हैं, एक है डिफेक्टो रिकग्निशन, दूसरा है डिजोर रिकग्निशन। अब डिफेक्टो रिकग्निशन और डिजोर रिकग्निशन में फर्क क्या है वो जरा समझते हैं। मैं ये डायग्राम इधर फिजा का मैं वेट कर रहा था वो पोस्ट करने, लेकिन वो मेरे ख्याल से चीजें अरेंज करेंगे। मैं ये डायग्राम को कर रहा इस पे जरा फोकस करेंगे हम, ए बी और सी पे जरा काइंडली चैट बॉक्स में जरा देख लीजिए। अब ए जो है लेट से वो पाकिस्तान है, उससे एक स्टेट अलग होगी बंगाल बी। अब सी स्टेट जो है वो रिकग्नाइज करना चाह रही है बी को। ठीक है, तो सी बी को जब रिकग्नाइज करेगी, सबका ध्यान काइंडली जरा चैट बॉक्स पे हो, सी जब बी को रिकग्नाइज करेगी तो सी ने क्या देखना है ये हम देखते हैं जरा। अब उसको समझने से पहले, इस इलस्ट्रेशन को समझने से पहले हमारे जहन में दोनों में जरा फर्क क्लियर होना चाहिए कि डिफेक्टो क्या होता है और डिजोर क्या होता है। देखें, अगर एक स्टेट किसी को डिफेक्टो रिकग्निशन ग्रांट करती है, ठीक है, तो वो उसको एनी टाइम विड्रॉ कर सकती है। अगर एक स्टेट किसी को डिफेक्टो रिकग्निशन ग्रांट करती है तो वो किसी भी टाइम उसको विड्रॉ कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वो डिजोर रिकग्निशन ग्रांट करती है तो वो कभी भी उसको नेवर, उसको किसी भी सूरत विड्रॉ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे को डिजोर रिकग्निशन ग्रांट किया हुआ है, तो अब पाकिस्तान और इंडिया इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता, और इंडिया ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। सो कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे को डिजोर रिकग्निशन कर दिया तो विड्रॉ नहीं हो सकता, लेकिन अगर डिफेक्टो किया होता तो विड्रॉ हो जाता। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अब्बास मुझे थोड़ा सा समझाने दे दें, फिर मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा आखिर में, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पे जाने से पहले, अदरवाइज वो बीच में फिर डिस्टर्बेंस आ जाए। मैं क्वेश्चन लूंगा आखिर में, थोड़ा सा मैं समझा दूं, क्योंकि मेरे समझाने के दौरान कई क्वेश्चन आप लोगों के खुद ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी देर में सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा आफ्टर दिस हेडिंग। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि, और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स है, अभी हम रिलेटेड टू स्टेट्स पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, गवर्नमेंट्स हम इसके बाद पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान में रखें, हमने तीन चीजें मैंने शुरू में पढ़ाई हैं, आज हम पढ़ेंगे रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स, फिर गवर्नमेंट्स एंड फिर इंडिविजुअल्स। तो स्टेट्स अलग चीज है, गवर्नमेंट्स अलग है, इंडिविजुअल्स अलग है। ठीक हो गया, अलग टॉपिक्स है। अच्छा, अब जरा देखें कि पहली बात मैं जो कह रहा था कि विड्रॉ हो सकता है डिफेक्टो में, डिजोर में विड्रॉ नहीं हो सकता। इसलिए डिफेक्टो जो है रिकग्निशन, इट इज नॉट अ परमानेंट स्टेटस। क्यों परमानेंट नहीं है? क्योंकि इसमें विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन डिजोर इज अ परमानेंट स्टेटस, इसमें विड्रॉ नहीं किया जा सकता। डिफेक्टो स्टेटस में ये होता है कि स्टेट्स एक दूसरे को एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक टाइज डेवलप नहीं करते हैं। जब डिप्लोमेटिक टाइज डेवलप नहीं होते तो मीनिंग देयर बाय कोई ट्रीटी नहीं होती, कोई ट्रेड नहीं होती है, और कोई स्टेट्स के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन डिजोर रिकग्निशन में स्टेट्स के बीच में तमाम ट्रीटीज हो सकती हैं, तमाम राइट्स डेवलप हो जाते हैं, तमाम ट्रेड की जा सकती है, आपस में डिप्लोमेटिक टाइज डेवलप हो जाते हैं। सो मतलब ये हुआ कि डिफेक्टो में कोई राइट्स डेवलप नहीं होते एंड ड्यूटीज, और डिजोर में डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, अब डिफेक्टो रिकग्निशन कब देते हैं और डिजोर कब देते हैं? अगर बी स्टेट, ए बी सी वाली एग्जांपल दोबारा अपने पास चैट बॉक्स में देखेंगे, अगर तो बी स्टेट जो है वो स्टेबल है, तो फिर तो उसको सी जो है, सी से मेरा मतलब हर वो स्टेट जो रिकग्नाइज करना चाह रही है। ठीक हो गया, तो सी जो है या रिकग्नाइजिंग स्टेट जो है वो उसको डिजोर रिकग्निशन ग्रांट करेंगी। लेकिन अगर बी इज अनस्टेबल स्टेट,
तो फिर रिकग्नाइजिंग स्टेट या सी स्टेट, अब मैं रिकग्नाइजिंग और रिकग्नाइज नहीं बोल रहा बल्कि बी और सी बोलूंगा। सो सी स्टेट फिर उसको डिफेक्टो रिकग्निशन ग्रांट करेगी। सो हमारे जहन में लेक्चर में आगे चलने से पहले ये दो तीन चीजें होनी चाहिए। नंबर वन, अगर तो बी स्टेबल है तो सी उसको डिजो रिकग्निशन ग्रांट करेगी। अगर बी अनस्टेबल है तो सी उसको डिफेक्टो रिकग्निशन ग्रांट करेगी। नंबर वन बात। सेकंड, हमारे जहन में ये होना चाहिए कि डिफेक्टो विड्रॉ हो सकता है और डिजोर विड्रॉ नहीं हो सकता। थर्ड, डिफेक्टो में तमाम राइट्स डेवलप हो जाते हैं, ट्रेड, ट्रीटीज, डिप्लोमेटिक टाइज, सब कुछ हो सकता है। लेकिन डिजोर में किसी भी तरह के कोई भी राइट्स, डिजोर में तमाम राइट्स एंड ड्यूटीज डेवलप होते हैं, सॉरी, एंड डिफेक्टो में कोई राइट्स एंड डेवलप नहीं होते। डिफेक्टो में कोई ट्रेड नहीं होती है, कोई ट्रीटी नहीं होती है, कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं होते हैं। लेकिन डिजोर में तमाम ट्रेड राइट्स, ट्रीटीज, डिप्लोमेटिक टाइज, एम्बेसीज खोलना डेवलप हो जाते हैं। अब ये बातें क्लियर होगी। अब आते हैं जरा इलिस्ट्रेशन को समझते हैं, ए बी और सी वाली जो मैंने बताई। देखिए जरा, बी अगर इमर्ज होती है, ए से अलग हुई, एक नई स्टेट बनी, तो बी अगर अनस्टेबल है तो सी उसको डिफेक्टो ग्रांट कर देगी, ये हमने देख लिया। और अगर स्टेबल है तो सी उसको डिजोर ग्रांट कर देगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये कैसे पता लगेगा कि बी स्टेबल है या अनस्टेबल। इसका आंसर ये है कि सी जो है, सी शुड बी प्रूडेंट इनफ कि उसको पता होना चाहिए कि बी स्टेबल है या अनस्टेबल। सो ये टोटली बी की अपनी, सी की अपनी स्वाबदीद है कि सी क्या समझती है कि बी स्टेबल है या सी के अकॉर्डिंग बी अनस्टेबल है। क्योंकि अल्टीमेटली जो लॉस होगा, जो मैं भी आगे बताऊंगा, वो सी को ही होगा अगर उसने गलत डिसीजन लिया। हाँ, जनरल क्राइटेरिया सबको पता होता है कि स्टेट स्ट्रांग हो, उसका डिफेंस हो, उसको वापस एनेक्स होने का डर ना हो, कि ये नहीं कि ए वापस अटैक करके बी को एनेक्स कर लेगी, इतनी कमजोर ना हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, वगैरह वगैरह, नंबर ऑफ थिंग्स है। सो बी जो है, ये सी ने देखना है कि बी स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर सी ने गलत डिसीजन लिया तो अल्टीमेटली उसको लॉस होगा, वो भी हम देखते हैं क्या होगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे बी अनस्टेबल स्टेट थी, ठीक है, बी अनस्टेबल स्टेट है, तो सी को उसको डिफेक्टो रिकग्निशन ग्रांट करना चाहिए। बट लेट्स से सी ने उसको डिफेक्टो ग्रांट नहीं किया बल्कि डिजोर ग्रांट कर दिया, एक अनस्टेबल स्टेट। अब उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि बी जो है ट्रेड करेगी। लेट्स से बी बंगाल है, तो बंगाल में चावल की फसल बड़ी अच्छी होती है। सी उसको कहेगी कि आप ऐसे करें, हमें चावल जो है वो एक्सपोर्ट कर दें। तो सी बी से चावल इंपोर्ट करवाएगी। तो बी की अब अगले महीने फसल आनी है, तो सी ने क्या किया कि उनको $10 मिलियन एडवांस दे दिए कि ये आप एडवांस पेमेंट ले लें, और आप ऐसा करें कि बी को कह दिया नेक्स्ट मंथ जब आपकी चावल की फसल आएगी आपने हमें एक्सपोर्ट कर देना है। अब हुआ ये कि बी के एक्सपोर्ट करने से पहले क्योंकि वो अनस्टेबल स्टेट थी, तो ए ने बी के ऊपर अटैक किया और बी को अपने साथ एनेक्स कर लिया। अब सी के पास इंटरनेशनल लॉ में कोई रेमेडी नहीं है कि वो अपने पैसे किससे मांगे। वो अगर ए के पास जाएगी कि जी हमने इस तरह बी को एडवांस पेमेंट की थी $10 मिलियन और आपने उसको नेक्स्ट कर लिया, तो ए कहेगा वो आपने पेमेंट बी के साथ की थी, हमारे साथ कोई आपका एग्रीमेंट नहीं था, लिहाजा कोई आपके पास $10 मिलियन। अच्छा जी, वो फिर सी कहेगी मैं बी के पास जाऊँ, बी तो खैर एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन चलें लेट्स से बी के पास कीजिए आपके साथ हमने ट्रीटी की थी, तो बी कहेगी जी हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम तो खत्म हो गए, हम तो अब नाउ पार्ट ऑफ ए हैं, वी आर नाउ पार्ट ऑफ ए। सो इस तरह सी को $10 मिलियन कहाँ से मिलने चाहिए, ये उसको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देखेगी कि बी स्टेबल है या अनस्टेबल। अगर उसने गलत डिसीजन लिया तो अल्टीमेटली लॉस जो होगा वो सी को होगा। इसलिए सी देखेगी कि अगर स्टेट स्टेबल है तो उसको डिजोर रिकग्निशन ग्रांट करेगी ताकि उसके साथ ट्रेड ट्रीटीज हो सके। अगर वो अनस्टेबल है तो उसको डिफेक्टो ग्रांट करेगी ताकि उसके साथ ट्रेड ट्रीटीज वगैरह ना हो सके। अब माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अनस्टेबल स्टेट को फिर डिफेक्टो रिकग्निशन में जब कोई रिलेशन ही नहीं डेवलप होते हैं, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफेक्टो रिकग्निशन। मतलब ना राइट्स एंड ड्यूटीज डेवलप होते हैं डिफेक्टो में, ना ट्रेड होती है, ना ट्रीटी होती है, ना डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं, तो क्वेश्चन माइंड में आता है कि फिर बी का जो डिफेक्टो रिलेशन ग्रांट कर डिक्लेरेशन करने का क्या फायदा, उसको रिकग्निशन देने का। होता ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि रिकग्निशन, जब आप किसी को रिकग्नाइज पहले करते हैं तो आपके उसके साथ अच्छे रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। ठीक हो गया। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा प्रूडेंट डिसीजन लेना होता है कि किसको आपने रिकग्नाइज करना है, किसको नहीं। ठीक है, जिस तरह हमने चाइना को सबसे पहले रिकग्नाइज किया था जब चाइना आजाद हुआ था, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे और चाइना की बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी है और बड़े अच्छे रिलेशन भी हमारे चाइना के साथ। उसका पहला ही रीजन यही है कि चाइना जैसे ही आजाद हुआ तो सबसे पहले पाकिस्तान ने उसको रिकग्नाइज कर लिया था। अब
एक स्टेट आजाद होती है, बी इलेक्ट से आजाद हुई, तो सी को लगता है वो अनस्टेबल है। तो सी को पता है अगर मैंने इसको डिजो रिकग्निशन ग्रांट कर दिया तो मेरे लिए तो बड़े मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो वो क्या करेगी, बी को डिफेक्टो रिकग्निशन ग्रांट कर देगी टू शो दी फ्रेंडली एटीट्यूड कि जी हम आपके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखना चाह रहे हैं, हम आपको फ्यूचर में रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं, डिजोर ग्रांट करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो इससे हमें डाउट होता है कि मसला हो सकता है, तो लिहाजा जैसे ही आप स्टेबल हो जाएंगे हम आपको डिजो रिकग्निशन ग्रांट कर देंगे। सो पर्पस ऑफ डिफेक्टो रिकग्निशन इज टू शो द फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड अ न्यू स्टेट टू डेवलप अ फ्रेंडली रिलेशंस। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन के जैसे ही वो डिजोर स्टेबल हो जाएगी तो उसको डिजोर रिकग्निशन ग्रांट कर दिया जाएगा। अब हमने देख लिया मेन चीज कि डिफेक्टो और डिजोर में डिफरेंस। डिफेक्टो में कोई राइट्स एंड ड्यूटीज डेवलप नहीं होते, डिफेक्टो परमानेंट स्टेटस नहीं और विड्रॉ किया जा सकता है। डिजोर को हमने देख लिया परमानेंट स्टेटस है, विड्रॉ पॉसिबल नहीं है वंस गिवन, और इसमें तमाम राइट्स एंड ड्यूटीज डेवलप हो जाती हैं। और डिफेक्टो तब ग्रांट किया जाता है जब स्टेट अनस्टेबल हो, डिजोर तब ग्रांट कर दिया जाता है जब स्टेट स्टेबल हो। ठीक हो गया? सो एनी क्वेश्चंस प्लीज, फिर हम आगे चलें। यस, कोई क्वेश्चन किसी का स्टूडेंट का नहीं है तो जल्दी से। नो, ओके, ऑल क्लियर, ओके, ग्रेट ग्रेट, चलें जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। हमने देख लिया, मैं एक रिकैप कर दूं कि हमारा आज का टॉपिक था रिकग्निशन, और रिकग्निशन में हमने पहले डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने फर्स्ट टाइप ऑफ रिकग्निशन स्टार्ट कर दी, दैट इज रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स। इसमें पहली सब हेडिंग हमने स्टेटहुड एलिमेंट्स पढ़ी, दूसरी हमने थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन पढ़ी, डिक्लेरेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। वो हमने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूटिव कहती है कि राइट्स एंड ड्यूटीज डेवलप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकग्निशन, जबकि डिक्लेरेटरी कहते हैं नो, रिकग्निशन इज ओनली मेयर डिक्लेरेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज डेवलप होते हैं जब स्टेटहुड एलिमेंट्स में। और उसमें हमने चाइना की एग्जांपल जो उन्होंने दी वो पढ़ ली। उसके बाद हम आगे मोड्स ऑफ रिकग्निशन पे। मोड्स ऑफ रिकग्निशन में हमने देख लिया एक डिफेक्टो रिकग्निशन है, एक डिजोर रिकग्निशन है। डिफेक्टो और डिजोर में हमने डिफरेंस भी देख लिया वो क्या है। अब लिखिए जरा consequences of recognition। consequences of recognition बड़ा आसान सा है, लिखिएगा जरा consequences of recognition क्या है। लिखिए, सिर्फ पॉइंट्स लिख लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आपने लिखना क्या है, सिर्फ बुलेट्स लिख लें। लिखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। थोड़ा सा प्लीज स्पीड पकड़ेंगे, हमारे पास बहुत कम टाइम है। सेकंड लिखिएगा, स्टेट्स कैन एंटर इनटू ए ट्रीटी। थर्ड लिखिएगा, स्टेट्स कैन एंटर इनटू ट्रेड। स्टेट्स कैन एंटर इनटू ट्रेड। फोर्थ लिखिएगा, states accept the sovereign immunity of each other। States accept the sovereign immunity of each other। और फिफ्थ लिखिएगा, states can sue each other। States can sue each other। मैं ये पेश कर देता हूँ, फिजा का काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। सलार, ये मोड ऑफ रिकग्निशन अलग चीज है, वो जो डिक्लेरेटरी थ्योरी वो थ्योरीज है, ठीक है। मोड मोड इज समथिंग एल्स। थ्योरी देखें बता रही है कि कब रिकग्निशन मिलती है, थ्योरी बता रही है कि कब डिजो रिकग्निशन दी जाती है। ठीक हो गया? और मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव कहती है रिकग्निशन की बेस पे मिलती है रिकग्निशन, और जो दूसरी कह रही है राइट्स एंड ड्यूटीज जो डेवलप हो रहे हैं, डिक्लेरेटरी थ्योरी कह रहे हैं कि स्टेट एलिमेंट्स मिलती है। तो वो थ्योरीज बता रही है कि इंटरनेशनल राइट्स एंड ड्यूटीज कब डेवलप होते हैं। ठीक हो गया? ये मोड्स है कि अब तरीके क्या हैं, कौन से दो तरीके हैं जो रिकग्निशन मिलती है। या तो एक तरीका है डिफेक्टो का और दूसरा तरीका डिजोर का। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं। सलार क्लियर? हाँ अब्बास, हम ऑन जो करंट इशू है हम थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक हो गया? अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि करंट इश्यूज जो होंगे हम आखिर में करेंगे। ओके, थोड़ा सा हम टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर हम इसके बाद इंशाल्लाह आखिर में करेंगे। अच्छा, लेकिन अभी एक चीज बताता चाहूँ कि मैंने स्टार्ट में भी आंसर दिया था कि ये स्टेट की अपनी मर्जी या स्वबदीत है। अब्बास का क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि वो किसी को रिकग्नाइज करे या ना करे। पाकिस्तान को बाउंड नहीं किया जा सकता कि आप रिकग्नाइज करो, बिकॉज इट इज नॉट लॉ। मैंने बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में कहा था, अगर किसी को क्लियर हो, याद है? तो इट इज प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स। अब्बास, स्टेट्स की मर्जी है कि वो करे या ना करे, उसमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिकग्निशन आप लोगों ने लिख लिए। अब जरा देखिएगा,
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिकग्निशन क्या है? डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, मतलब कौन सी स्टेट्स, घर जाके आप क्या लिखेंगे? देयर विल बी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स कैन एंटर इनटू अ ट्रीटी। थर्ड आप लिखेंगे रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स कैन एंटर इनटू अ ट्रेड। ठीक है, तो मैंने ये रिपीट बार बार नहीं करना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। चौथा पॉइंट है सॉवरेन इम्यूनिटी ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है? सॉवरेन इम्यूनिटी ऑफ, इसका मतलब ये है कि जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको दूसरी स्टेट इम्यूनिटीज देगी। मतलब जैसा डिप्लोमेटिक एजेंट को, डिप्लोमेट को इम्यूनिटी होती है, इसी तरह जब एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव भी जाएगा तो उसको इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक हो गया? क्योंकि सॉवरेन जो होती है, स्टेट जो होती है, एक्ट ऑफ स्टेट जो होता है, उसको इम्यूनिटी हासिल होती है कुछ हद तक। ठीक है, नॉट ऑल मैटर्स में। तो इसी तरह स्टेट के जो मैटर्स होंगे उसमें पाकिस्तान ने अगर इंडिया में कोई बिजनेस किया, कोई कारोबार किया, तो कुछ हद तक इम्यूनिटी, कुछ हद तक नहीं। सो एनी स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा पाकिस्तान का इंडिया का, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में आएगा, तो उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो उसको इम्यूनिटीज हासिल होंगी। तो दिस इज स्टेट इम्यूनिटी। एंड लास्ट इज स्टेट कैन सू ईच अदर। जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे को सू कर सकती हैं। ठीक हो गया? सू करने से मतलब ये है कि एक दूसरे के खिलाफ अदालत में केस कर सकती हैं अगर वो कोई आपस में बिजनेसेस कर रही हैं कोई स्टेट्स। ठीक हो गया? अच्छा, अब लिखिए सेकंड लास्ट हेडिंग लिखिए, बल्कि सेकंड लास्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रिकग्निशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रिकग्निशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रिकग्निशन क्या होंगे? इम्यूनिटी क्लियर नहीं हुआ सलार, इतना आसान है। इम्यूनिटी आप मेरे लेक्चर्स मेरे ख्याल से पहले अटेंड नहीं किया। वो इम्यूनिटी मैंने बताया था इस्तिस्ना। फॉर एग्जांपल अमेरिकन डिप्लोमेट अगर पाकिस्तान में आता है तो वो कोई क्राइम कमिट करता है तो पाकिस्तानी लॉज के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, तो हम उसको कहते हैं कि पाकिस्तानी जो अमेरिकन डिप्लोमेट है उसको पाकिस्तानी लॉ से इम्यूनिटी है। ठीक होगी बात? इम्यूनिटी क्या हो गया? तो आप उनको पकड़ नहीं सकती स्टेट, उनको अरेस्ट नहीं कर सकती, उसके ऊपर अपना लॉ अप्लाई नहीं कर सकती। इसी तरह जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जाते हैं तो उनके ऊपर दूसरी स्टेट का लॉ अप्लाई नहीं होता क्योंकि उनको इम्यूनिटीज होती हैं। ठीक हो गया? सलार क्लियर हुआ है? ओके। अदनान, ऐसा है कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिजो रिकग्निशन की है। उसकी रीजन ये है, अदनान के क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, कि डिफेक्टो में तो राइट्स एंड ड्यूटीज डेवलप होते ही नहीं है। वो सिर्फ एक पर्पस होता है फ्रेंडली एटीट्यूड शो करने के लिए। इसलिए जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं वो डिजोर की पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिजोर इज अ प्रॉपर रिकग्निशन। ठीक हो गया? जो चीज प्रॉपर एग्जिस्ट करती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो डिजोर होती है। क्लियर अदनान? वेलकम। अच्छा जी, अब लिखिए कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रिकग्निशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रिकग्निशन की हेडिंग में हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिंपल समझ लीजिए। इनको आपने उल्टा कर लेना है। नॉन रिकग्निशन के जब एक एक दूसरे को स्टेट रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो उसके क्या असरात होंगे? कोई ट्रेड नहीं होगा, कोई ट्रीटी नहीं होगी, कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं होंगे, कोई इम्यूनिटीज नहीं होंगी, स्टेट्स एक दूसरे को सू नहीं कर सकती एंड सो ऑन। सो एम आई क्लियर? सेम यस कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रिकग्निशन आसान है, बस मंदरजा वालों को उल्टा करके लिख देना। ठीक हो गया? सही है? ओके ग्रेट। मंदरजा वाला को लेकिन पेपर में नहीं लिखा आना है आप लोगों ने कि जी मंदरजा वाला को उल्टा करके लिखें। ठीक हो गया? कहीं झूलेलाल बैठे होते हैं तो मुझे मजाक करते हुए सोचना पड़ता है कि ये ना कहीं पेपर में लिखा है जी मंदरजा वाला को उल्टा करके पढ़ लें। वो वाली एक बड़ा मशहूर जोक है ना कि वो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर था, तो आप लोगों की तरह का स्टूडेंट था जो पढ़ता नहीं था। तो क्वेश्चन आ गया पाकिस्तान अफेयर में कि जी कायद अजम के 14 पॉइंट्स, मतलब 14 निकात पे नोट लिखे। पढ़े होंगे आप लोगों ने 14 पॉइंट्स कायद अजम के। तो अब उसको 14 निकात नहीं आते थे, तो उसने पानी वाले को बुलाया। उसने कहा यार जाओ ये बाहर से जो है ना किसी से पूछ के 14 नकात फाड़ के ले आओ। पानी वाला बाहर गया और वो भूल गया कि जी 14 पॉइंट्स मैंने किसी को ला के फाड़ के देने हैं। उसने खैर अगले वाले की मिन्नतें शुरू कर दी, यार लिखवा दो, बड़ी मिन्नतें करता रहा। खैर बड़ी मिन्नतों के बाद अगले वाले ने उसको 14 पॉइंट्स लिखा दिए। तो इन मीन वाइल वो पानी वाला भी 14 पॉइंट्स फाड़ के ले आया, 14 निकात। उसने पहले भी लिख लिए थे 14 पॉइंट्स, अब उसको समझ ही नहीं आई क्या करूं, तो उसने हेडिंग दे दी जी कायद आज़म के मजीद 14 निकात, और फिर वो बैठ के लिखना शुरू कर दिया। तो इसलिए थोड़ी सी अकल जो है ना इस्तेमाल करनी है, ये ना हो कि बिल्कुल जो है 14 निकात वाला हिसाब हो। ठीक हो गया? तो थोड़ी सी अकल आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब आते हैं जी तो कायद आज़म के 14 निकात वाला काम नहीं करना, सिंपल ये करना है कि इन्हीं को वापस उल्टा करके लिखना है ना। उल्टा सा मेरा मतलब ये है कि नो ट्रेड नो ट्रीटीज। अच्छा बिल्कुल एग्जैक्टली, बस नो नो लगाते जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक? अच्छा, अब एक चीज जहन में रखिएगा, अगर आपको पता हो कि पिछले दिनों ऐसा हुआ कुछ कि ट्रम्प ने एक बयान दिया था कि अ, मैं जो हूँ जो जेरूसलम में है उधर एम्बेसी खोल लेगा अमेरिका जो है। ठीक हो गया? तो तमाम क्या ग्राउंड था, देखें जरा, अगर एक स्टेट
किसी मुल्क में एम्बेसी खोल लेती है तो इट इज क्लियर कि वो उसको डिजोर रिकग्निशन ग्रांट कर रही है। ठीक हो गया। तो इसलिए तमाम ममालिक ने, स्पेशली मुस्लिम ममालिक ने एजिटेट किया था कि नहीं, और पाकिस्तान ने भी, कि आप उधर एम्बेसी नहीं खोल सकते क्योंकि ये इट अमाउंट्स टू डिजोर रिकग्निशन। अच्छा, अब एक हेडिंग दे इम्प्लाइड रिकग्निशन, हमारी लास्ट हेडिंग है इम्प्लाइड रिकग्निशन। इम्प्लाइड रिकग्निशन, इम्प्लाइड रिकग्निशन जो होता है, इम्प्लाइड होता है टैसिट अप्रूवल। टैसिट अप्रूवल क्या होता है कि जब आप अपने वर्ड से कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ अपने एक्शन से कुछ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से एक स्टेट किसी मुल्क में, ये एग्जांपल ले लेते हैं ट्रम्प वाली, एक स्टेट किसी मुल्क में एम्बेसी खोल लेती है। डिक्लेयर नहीं किया उसने, डिप्लोमेटिकली या ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया हम इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन? इट इज इम्प्लाइड कि उसने उसको डिजोर रिकग्निशन ग्रांट कर दिया है। या एक स्टेट किसी मुल्क के साथ ट्रेड स्टार्ट कर देती है, ठीक है, तो इट इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मीन कि आराम से ये बात को वाजह है कि वो डिजोर रिकग्निशन उसको ग्रांट कर चुकी है। एक स्टेट किसी मुल्क के साथ ट्रीटी कर लेती है, ठीक है, तो ट्रीटी करने से इट इज क्लियर कि वो उसने उसको, इट इज इम्प्लाइडली क्लियर दैट उसने उसको डिजोर रिकग्निशन क्लियर कर दिया। ठीक हो गया, डिजोर रिकग्निशन क्लियर हो गया। नवीद, ऐसा है कि देखिए प्रैक्टिस कुछ चीज डेवलप कर चुकी है ना। प्रैक्टिस जो होती है, कुछ प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट्स जो होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ में बड़ा मैटर करती हैं और वो ट्रेंड डेवलप कर देती हैं। तो ये ट्रेंड पास से डेवलप हुआ है कि जब भी कोई स्टेट किसी के मुल्क में एम्बेसी खोलती है तो ये क्लियर है कि वो उसको डिजोर रिकग्निशन ग्रांट कर रही है। तो उस ट्रेंड को रोकने के लिए कि ये ट्रेंड डेवलप हो गया कि आपने एम्बेसी खोली तो इट मींस आपने उसको रिकग्नाइज कर लिया, तो इसलिए इसको एजिटेट किया। ठीक हो गया, क्लियर है जी नवीद? आगे चलते हैं हम। ये तो स्टेट्स कोई भी कर सकती है, मतलब इस तरह ऑफिशियली कहीं डिक्लेयर या किताबों में एग्जांपल नहीं लिखी होगी, क्योंकि एम्प्लॉयड रिकग्निशन स्टेट्स किसी को भी दे सकती है। ठीक है, ये सिर्फ एक टाइप है कि ऐसा हो सकता है। ठीक हो गया। नहीं, थर्ड टाइप आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ आप जहन में आपके होना चाहिए कि एम्प्लॉयड रिकग्निशन भी हो सकती है कि कोई स्टेट किसी से ट्रीटी कर ले। जरूरी नहीं है कि स्टेट उसको डिक्लेयर ही करे ऑफिशियली, या अनाउंस ही करे, या डिप्लोमेटिकली प्रेस रिलीज करे जी हमने आपसे इसको रिकग्नाइज कर लिया। जरूरी नहीं है। सिंपल स्टेट ने अगर किसी का ट्रेड स्टार्ट कर दिए, ट्रीटी स्टार्ट कर दिए, एम्बेसी खोल दिए, डिप्लोमेटिक टाइज डेवलप कर लिए, सो इट इज इम्प्लाइड कि उसने उसको डिजोर रिकग्निशन ग्रांट कर दिया है। चले, हमारे पास टाइम कम है, आगे चले। यस, क्लियर है? ओके, रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट्स पे चलते हैं जी। सेकंड टाइप पे आज है रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट्स। रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट्स, रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट्स बड़ा आसान है, जरा लिखिएगा। देखिए, एज द रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट इज कंसर्न, as far as the recognition of government is concerned, it depends upon, it depends upon facts and circumstances. It depends upon facts and circumstances. Number one, पहला पॉइंट लिखिए, if the change in government takes place, if the change in government takes place in accordance with, in accordance with constitutional provisions or through peaceful means, or through peaceful means, then such government normally receives, then such government normally receives recognitions, recognition from other states. Second point, if the change by use of force, by use of
or to revolution. In such case, other states have to see other states have to see